अब देखो बच्चों, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो यूनिट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में इस यूनिट से रिलेटेड एक एक टॉपिक को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। और सबसे फर्स्ट हम लेंगे बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन। ओके, तो देखो बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स मींस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग सिस्टम्स में मिलते हैं और इन लिविंग सिस्टम्स की जो बॉडी सेल्स होती हैं उनके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स को ही क्या बोला गया है? बायोमोलिक्यूल्स। ये मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कंपोज्ड होते हैं। कुछ ऐसे भी बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें सल्फर, फास्फोरस, इसके अलावा कुछ मेटालिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं। ओके, तो ये है बायोमोलिक्यूल का डेफिनेशन। और यही यहां लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड इन लिविंग सिस्टम्स एंड कंपोज्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा, एंड दे आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है, सेल आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। समझे बच्चों कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जीवित तंत्रों में मिलते हैं और इन तंत्रों की जो कोशिका है उस कोशिका के ये मेन घटक होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को ही क्या बोला गया है? बायोमोलिक्यूल्स। ये मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें आप देखोगे फास्फोरस भी दिखेगा, सल्फर भी होगा, कुछ मेटालिक एलिमेंट्स भी दिखेंगे। तो ये सब जो कंपाउंड्स हैं जो लिविंग सिस्टम्स में मिलते हैं उन्हीं को सीधा बोला गया है बायोमोलिक्यूल्स। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जीवित तंतुओं में मिलते हैं तथा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, समझ गए, इनसे बने होते हैं। तो इन्हीं को बोला गया है क्या? बायोमोलिक्यूल्स। ये कोशिका के मुख्य घटक होते हैं। देखो, इसमें हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक तो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आप देखोगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखेगा। प्रोटीन्स, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह के आपको एलिमेंट्स दिखेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये एलिमेंट्स होंगे। लिपिड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये एलिमेंट्स होंगे। इसके अलावा है एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, ये सब इनमें भी इसी तरह के ये एलिमेंट्स होंगे। तो यहां पर हम इस यूनिट में हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड एक एक प्रॉपर्टी को देखेंगे। ओके, तो पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब यहां पर हम फर्स्ट मेंबर में आते हैं और ये है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी एक ओल्ड डेफिनेशन लेंगे जिसके बेस पर इसका नेम आता है और एक मॉडर्न डेफिनेशन लेंगे। तो देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स इस टर्म में अगर हम इस वर्ड में ही देखें तो हमें इसमें डेफिनेशन मिल रही है कि कार्बोहाइड्रेट की जो ओल्ड डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन ये है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। मींस कार्बन के साथ अगर हम वाटर को ऐड कर दें तो वही क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। हैविंग जनरल फॉर्मूला CxH2OY, जहां x और y क्या है? नंबर्स में। x और y बराबर भी हो सकते हैं, x और y अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, कि कार्बन के हाइड्रेट्स मींस कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हो तो वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। इनका जो सामान्य सूत्र है वो है CxH2OY होता है। कुछ एग्जांपल्स देखो, ग्लूकोज C6H12O6 जहां x और y बराबर है। फ्रक्टोज, इसमें भी C6H12O6
x और y बराबर है, ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। सुक्रोज C12H22O11, x की वैल्यू 12 है, y 11 है। राइबोज हो गया C5H10O5, C5Y, इस तरह से। ये तो है ओल्ड डेफिनेशन। अब ये देखा गया कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इस फॉर्मूले को तो फॉलो करते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जैसे आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड C6CXH2OY, इनका फॉर्मूला है। जैसे CH3COOH, कार्बन दो, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, तो ये फॉर्मूले को तो फॉलो करना, x और y बराबर है। बट ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखें तो ये एसिटिक एसिड हो गए, फॉर्मल्डिहाइड का देखो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है बट ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। और इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, मींस उसमें x और y इस तरह से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि रैमनोज C6H12O5 या 2-deoxyribose C5H10O4। तो ऐसे कई फॉर्मूले हैं जो कि क्या नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट्स होने के बाद भी इस फॉर्मूले को, कार्बन के हाइड्रेट के जो फॉर्मूला है उसको फॉलो नहीं करते, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है पर फॉर्मूला। तब ऐसे में ओल्ड डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया गया और इनके स्ट्रक्चर के बेस पर, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसके बेस पर एक मॉडर्न डेफिनेशन दी गई, उसे हम अलग से लेते हैं। पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी जो मॉडर्न डेफिनेशन दी गई, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप के बेस पर दी गई है। ओके, तो ये डेफिनेशन है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमेरिक कंपाउंड्स व्हिच आर ब्रोकन इन, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो उनको बोला गया है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर से सुने कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स कंपाउंड्स जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन फ्री स्टेट में या हेमी एसिटल फॉर्म में होता है, या फिर ऐसे पॉलीमेरिक कंपाउंड्स जिनको हाइड्रोलाइज्ड करने से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स मिलते हैं, तो उनको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमेरिक कंपाउंड्स that can be broken into polyhydroxyaldehyde or ketones are called carbohydrates. समझ गए बच्चों? In such compounds, aldehyde और ketones जो functional groups हैं may be present in free state और hemiacetal form. आप देखोगे जो फ्रैक्टोज है, ग्लूकोज है या जो मोनोसैकेराइड्स हैं, इनमें एल्डिहाइड या कीटोन जो ग्रुप्स हैं वो हेमी एसिटाइल फॉर्म में दिखते हैं जब इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखती है। जब रिंग जो है ओपन हो जाती है तब फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप दिखेगा। तो समझ गए बच्चों कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स अथवा बहुलकीय अणु जो इन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में टूट जाते हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह मुक्त अवस्था में भी हो सकता है, हेमी एसिटल फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स बताते हैं जो इस, तो हम देखेंगे कि चाहे उसका जनरल फॉर्मूला मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जनरल फॉर्मूला चाहे CXH2OY हो या ना हो, बट उनमें आप देखोगे कि पॉलीहाइड्रोक्सी मींस बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स दिखेंगे आपको, इसके अलावा आपको एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप, जैसे हम यहाँ लें ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज में आप देखोगे कि CHOH का होल 4 CH2OH, तो ये क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है, आप देख रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स है, तो हम इसे बोलेंगे क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझ गए ना कि इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और एल्डिहाइड, तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब आप देखोगे जब ये
हेमी एसिटल फॉर्म में मिलता है। हेमी एसिटल का मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, वो और जो फर्स्ट कार्बन है वो और जो 5th नंबर का कार्बन है उनके बीच में एक रिंग बनी दिखाई देगी और इस तरह से यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कैसा दिख रहा है, हेमी एसिटल फॉर्म में। तो चाहे हेमी एसिटल फॉर्म में हो चाहे फ्री स्टेट में हो, ये कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट। जस्ट ऐसा ही आप देखोगे CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्रेड्स, CH2OH 1 2 3 5 6। तो ये क्या है बच्चों, ये है फ्रक्टोज। ये क्या है, फ्रक्टोज। तो हम इसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा ग्रुप दिख रहा है, कीटोन, और ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स। तो ये है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये जो है आप देख रहे हैं कि इसमें फ्री कीटोन ग्रुप है। क्या दिख रहा है, फ्री। अगर हम इसका पॉली में वो देखें हेमी एसिटाइल फॉर्म, तो हेमी एसिटाइल फॉर्म में आप देखोगे कि यहाँ पर ये रिंग बना देता है और यहाँ पर ये इस तरह से मिलता है 4 5 6। तो ये कहलाएगा फिर पॉली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हेमी एसिटाइल फॉर्म में दिख रहा है, या हम इसे एक हेमी कीटल भी बोल सकते हैं क्योंकि कीटल है, लेकिन जनरल नेम जो है इसका हेमी एसिटाइल ग्रुप ही चल रहा है। तो इस तरह से ये कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। चाहे वो हम यहाँ देखेंगे कि 4 कार्बन वाले हों, चाहे 5 कार्बन वाले हों, 6 कार्बन वाले हों, या हम डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। अगर आप सुक्रोज में चले जाएं तो सुक्रोज में इस तरह का एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें कि C12H22O11 इसको हाइड्रोलाइज कर दें तो बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज, और क्या बन गया, फ्रक्टोज। तो यहाँ पर ये भी क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ पर जो हमें पढ़ना है मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में, डाइसैकेराइड्स, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। आप देखोगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें 3 टाइप्स से क्लासिफाइड किया गया है। एक तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, दूसरा होगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, और तीसरा होगा इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। ओके, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर दिया है मैंने ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। तो इस बेस पर इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का मतलब होगा कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स जिनका आगे सिंपलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इन सिंपलर यूनिट्स, और सरल अणुओं में ये जल अपघटित नहीं होंगे। मतलब अपने आप में एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट यूनिट है। और इनमें स्टार्ट होता है, सबसे पहला है ट्राइओस। ट्राइओस से है 3 कार्बन वाले, तो C3H6O जो 2 फॉर्म में हो सकते हैं, एल्डोट्राइओस, कीटोट्राइओस। एल्डोट्राइओस में जो होगा एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो CH2OH, CHOH, CHO। ग्लिसरैल्डिहाइड जो सबसे सिंपल और सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है, तो ये है ग्लिसरैल्डिहाइड। तो इसको हम बोलेंगे एल्डोट्राइओस। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है और ट्राइओस है। और एक ये है इसी का कीटोट्राइओस, जिसे हम बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये क्या है, ट्राइओस। ये है मोनोसैकेराइड, इनको आप और सिंपल यूनिट में हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। दूसरा है टेट्रोस। टेट्रोस में 4 कार्बन होंगे, तो C4H8O4। पहला है एरिथ्रोस। आप देख रहे हैं दोनों OH एक ही डायरेक्शन में है, जैसे मैंने आपको नोमेनक्लेचर बताया था, ठीक है, कि एरिथ्रो और थ्रियो कब लगता है, तो OH एक साइड है, तो ये है एरिथ्रोस, ठीक है, और ये है थ्रियोस। ओस तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लगता है, तो इसमें OH अपोजिट कर दिया है, तो ये एल्डोटेट्रोस है। 4 कार्बन है, इनमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और ऐसा ही एक है एरिथ्रोलोज, कीटोटेट्रोस, इसमें कीटो ग्रुप है। तो ये क्या है, टेट्रोस। अगर हम इसके बाद आ जाते हैं कि पेंटोस के बारे में, ठीक है, तो पेंटोस वो होंगे जिनमें कितने कार्बन हो सकते हैं बच्चों, 5 कार्बन। तो पेंटोस
थर्ड जो टाइप है, हम कहें कि सी में आ जाए तो टेट्राइओस, टेट्रोस। अब है हम यहाँ पर किसमें, पेंटोस। जनरल फॉर्मूला C5H10O5। ओके, तो पेंटोस में आप देखोगे कि जो आपने अभी एक एरिथ्रोज देखा था, सॉरी वो देखा था जो कौन सा, एरिथ्रोज, तो उसमें एक ही तरफ OH थे दो, एक और बढ़ा दें तो ये जो बनता है इसे बोलते हैं राइबोस, और एक हो जाएगा CHO। हम इसको अपोजिट कर दें और दो OH वही रखे हैं जो कि एरिथ्रोज में दिख रहे थे आपको, तो ये जो कहलाता है ये है एरेवाइनोज। ओके, एरेवाइनोज। ये दोनों क्या है बच्चों, एल्डो, ठीक है, तो एल्डो पेंटोज, ये है एल्डो पेंटोज। तो ये दोनों किससे बने हैं, जिनमें ये देख रहे थे आप दो OH। ऐसे ही इसके और भी बन सकते हैं, देखो CHO। आपने देखा था कि जो अभी 4 कार्बन का शुगर देखा था कि उसमें एक OH अपोजिट था, मतलब यहाँ पर ये ले लें CH2OH, यहाँ पर OH था, एक ऐसा था, यहाँ OH ऐसा था। अब हम एक OH ऐसा करते हैं तो ये है जाइलोस, और एक ऐसा भी हो सकता है कि आपने देखा था कि ये ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पर जो है 3O शुगर था उसमें एक CHOH जोड़ दिया, हम यहाँ पर OH का डायरेक्शन बदल दें, बाकी इसको ऐसा रखें। ओके, ऐसे CH2H, तो एक ये पॉसिबल है। तो ये सब कौन से हैं, एल्डो पेंटोज। इसका भी तो ये जाइलोस है, इसी तरह से कभी और अदर नेम्स हैं। ऐसे ही इनके क्या बन सकते हैं बच्चों, आप देखोगे कि कीटो के फॉर्म में भी हो सकते हैं। सपोज हम इसको ले लें तो यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ, और ये है CH2OH। तो इस तरह से कीटो ये क्या बन जाएंगे, कीटो पेंटोज। तो इन सब के कीटो पेंटोज भी हो सकते हैं। तो इस तरह से पेंटोज शुगर ये हो गए जिनमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको। तो मेनली आपको ये याद रखना है राइबोस और एरेबिनोज। 4 में आपने देखा था कि 4 कार्बन वाले में कौन कौन से हो सकते हैं, एरिथ्रोस और थ्रियोस। एक तरफ दोनों OH कर दोगे एरिथ्रोस बन जाएगा, दोनों तरफ के जो अपोजिट कर दोगे तो थ्रियोस। अब ऐसे पेंटोज में पहले आप किसके ले लो, एरिथ्रोस के। एरिथ्रोस में एक CHOH आपको यहाँ जोड़ देना है, एक बार ऐसा ही कैसे, ये दो बन गए राइबोस और एरेवाइनोज। ऐसे ही आप थ्रियोस में इस तरह से जोड़ के नीचे का कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना कर केवल यहाँ कर दें तो इस तरह से बन जाएंगे। ऐसे ही इनके कीटो पेंटोज बन सकते हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, पेंटोज शुगर। ये भी किसमें आएंगे, मोनोसैकेराइड में। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका डिटेल में हमें पूरा पढ़ना है, उसमें हमें लेना है कौन से, जिसमें हमें क्या रखने हैं, 6 कार्बन, और वो कौन से हो जाएंगे, हेक्सोज शुगर। तो डी नंबर में जाए तो ये हो गया मोनोसैकेराइड का हेक्सोज, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्सोज शुगर, ठीक है, या मोनोसैकेराइड। तो देखो अब आप यहाँ पर आ जाए, इसका मतलब है कि इसमें 6 कार्बन C6H12O6। अब हेक्सोज में बहुत सारे पॉसिबल हैं। यहाँ पर हम ग्लूकोज का देखते हैं कि ये क्या होता है, ग्लूकोज का OH OH H CH2OH। तो ये कौन सा है बच्चों, एल्डो हेक्सोज, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, इस तरह से। ओके, इसी का एक और फॉर्म बन सकता है, ऐसे OH यहाँ कर दे, नीचे का O चेंज ना कर, ऐसे लिख दे हम, ओके, ऐसे, और CH2OH। तो ये क्या है, मैनोज। तो ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये है, ये दोनों क्या है आप देख रहे हैं, एल्डो हेक्सोज। अगर हम इसके दूसरा एक कीटो में चले जाएं तो ये होता है हमारा ग्लूकोज का ही, हम ये वाला कार्बन चेंज कर दें, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो जो सेकंड कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, बाकी कहीं कोई चेंज ना करें, तो ये हमारा है क्या, फ्रक्टोज। तो ये क्या है, फ्रक्टोज। तो ये सब आप देख रहे हैं तो फ्रक्टोज है। तो ये क्या कहलाएगा, कीटो हेक्सोज। तो हमें ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज में इनके स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। तो ये है हेक्सोज शुगर। तो समझ गए ना कि ये है मोनोसैकेराइड, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, इस तरह से ये मोनोसैकेराइड्स हैं जिनको हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। अब हम आ जाते हैं इसी में जो दूसरा क्लास है इसका,
जो दूसरी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, और वो क्या कहलाते हैं बच्चों? दूसरे हैं, हम मोनोसैकेराइड्स के बाद थे, अब हम यहाँ आ जाते हैं डाइसैकेराइड्स। किनमें आ जाते हैं? डाइसैकेराइड्स। गिव्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिव, ठीक है, टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। इनकी हाइड्रोलिसिस से कितनी यूनिट्स बनेंगी? जो है वो 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट, और हमें इसकी डिटेल में लेनी है, ठीक है। एक होता है, इसमें एग्जांपल है जैसे कि सुक्रोज, ओके, तो सुक्रोज C12H22O11, हम इसको हाइड्रोलाइज्ड करते हैं, तो यहां से C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो एक बनता है इसमें ग्लूकोज, तो इसमें एक होता है क्या? फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है डाइसैकेराइड सुक्रोज। तो यहाँ पर ये क्या है? सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड, ठीक है। दूसरा इसी में है माल्टोज, तो जो माल्टोज है उसका भी फॉर्मूला यही है C12H22O11, बट इसके हाइड्रोलिसिस से जो मोनोसैकेराइड्स बनते हैं C6H12O6 2 मोल, और ये क्या है? ग्लूकोज, ओके। तो ये भी एक डाइसैकेराइड है। तीसरा इसमें है लैक्टोज, तो जो लैक्टोज है उसका भी फॉर्मूला है C12H22O11 प्लस H2O, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो C6H12O6, एक तो बनेगा ग्लूकोज, और C6H12O6 गैलेक्टोज बनता है। तो इस तरह से ये है डाइसैकेराइड्स। कौन कौन से हो गए? तो डाइसैकेराइड्स गिव्स 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। एक है सुक्रोज, एक है माल्टोज, एक है लैक्टोज। तो आपने देखा सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, माल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिट्स हैं, लैक्टोज में आप देखोगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। तो ये है डाइसैकेराइड। अब तीसरा जो है इसी में ओलिगोसैकेराइड, और फिर आता है क्या? पॉलीसैकेराइड। तो पहले यहां तक अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टाइप है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स वो हैं जिसमें 3 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, ओके। तो इनमें ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स इस तरह से आते हैं, समझ गए ना। ओलिगोसैकेराइड में हम 3 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट, 3 से लेके 9 तक, सॉरी 3 से लेके 9 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं, उन्हें बोला गया ओलिगोसैकेराइड। जैसे ट्राइसैकेराइड तो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगी, जैसे है रैफिनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से बना होता है। टेट्रासैकेराइड स्टाइकियोज, स्टाइकियोज में होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और 2 ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोज यूनिट्स होती है। ऐसे ही हम और आगे ले सकते हैं, हम उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है। और फिर है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स वो हैं जो 9 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं, मींस 10 या इससे भी अधिक, 10, ठीक है, या अधिक मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। तो गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। और इसमें है स्टार्च पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का होता है, सेलुलोज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और इनुलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये सब किसमें आएंगे? पॉलीसैकेराइड। तो कुल मिलाकर समझ गए ना, मोनोसैकेराइड जिनमें इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, डाइसैकेराइड जो हाइड्रोलाइज्ड होकर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं, जिनमें हमें तीनों डिटेल में लेने हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इसी तरह से ओलिगोसैकेराइड और ये है पॉलीसैकेराइड। तो ये तो है कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन से नोट करना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणों के आधार पर। तो एक तो होते हैं सुगर्स, शर्कराएं, ये स्वीट इन टेस्ट, रेडियली सॉल्युबल इन वाटर और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। समझ गए ना कि ये जो है स्वाद में मीठे होते हैं, जल में शीघ्रता से घुलते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इनमें आते हैं सारे मोनोसैकेराइड्स, ओके। और इसके अलावा डाइसैकेराइड्स जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और ओलिगोसैकेराइड्स। और एक है नॉन सुगर्स, एस शर्कराएं, ये कलरलेस अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, हैविंग नो टेस्ट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब ये स्वाद में बिल्कुल कोई स्वाद नहीं होता इनका,
और इसके अलावा ये अमॉर्फस सॉलिड हैं और इन वाटर में इनसॉल्युबल हैं, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस स्वादहीन जल में पैबले, और इसमें आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। आप देख लो सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ये क्या होते हैं जो है कलरलेस अमॉर्फस सॉलिड्स दिखते हैं। फिर तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, ये तो था दूसरा, और जो तीसरा है थर्ड क्लासिफिकेशन, और वो है केमिकल नेचर के बेस पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो इसमें मेनली जो केमिकल नेचर लिया गया है वो रिड्यूसिंग नेचर लिया गया है। तो इस बेस पर अगर हम देखें तो शुगर्स जो हैं, या हम कहें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो है रिड्यूसिंग शुगर, या हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि यहां पर शुगर टर्म यूज करें तो ये, और नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, ये नॉन शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स जो है क्षारक शर्कराएं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो टॉलेंस रिएजेंट, फैली सॉल्यूशन, वेनेडिक सॉल्यूशन, इनको रिड्यूस कर देते हैं। जब हम इनकी डिटेल में प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वहां देखेंगे कि कैसे रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इनमें एल्डिहाइड या कीटोन्स जो ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, या कहें हेमी एसिटल फॉर्म में होते हैं। टॉलेन अभिकर्मक, फैलिक विलियन, वेनेडिक विलियन, इनको आप चेक करते हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, रिड्यूसिंग शुगर। इसमें आते हैं मोनोसैकेराइड्स, इसके अलावा डाइसैकेराइड्स में चले जाओ तो माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सब इसमें आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट लिखा है में कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो जितने मोनोसैकेराइड्स दिखते हैं वो सब रिड्यूसिंग, इसके अलावा डाइसैकेराइड में माल्टोज और लैक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर भी लिखा होता है, कोई बात नहीं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स अनअपचायक शर्करा डू नॉट रिड्यूस टॉलेंट रिएजेंट्स, फैली सॉल्यूशन, वेनेडिक सॉल्यूशन, बिकॉज एब्सेंस ऑफ हेमी एसिटल ग्रुप। इनमें हेमी एसिटल ग्रुप नहीं होता बच्चों, फ्री, ठीक है। ये टॉलेन अभिकर्मक, फैलिक विलियन को अपचेक नहीं करते, जैसे कि सुक्रोज है, और जितने भी पॉलीसैकेराइड्स दिखते हैं। तो ये था कुल मिला के क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के बेस पर देख लिया आपने, फिजिकल प्रॉपर्टीज के और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें।